बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मरुधरा की सियासी हलचलों से। बात करते हैं आज वो कौन सी खबरें रहीं जो सियासत से जुड़ी हैं और सुर्खियां बटोर रही हैं। साइलेंस सियासी हलचलों पर भारी दिख रहा है। करीब 10 महीने के इंतजार के बाद संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हलचलें तो शुरू हुई हैं, लेकिन एक लंबी सियासी चुप्पी इस इंतजार पर भारी दिख रही है। तो जून के महीने में मरुधरा की सियासत गर्म हो रही है। कांग्रेस में सियासत पर क्या भारी है? साइलेंस यानी चुप्पी। 10 महीने के इंतजार पर जवाब नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा, चुप्पी, साइलेंस। पार्टी संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार की कवायदें चल रही हैं, लेकिन किस दिशा में जा रही है कहना मुहाल है, क्योंकि कांग्रेस की सियासत में बीजेपी मौका देख रही है। जून में फिर मरुधरा की सियासत गर्म। कांग्रेस में सियासत पर भारी साइलेंस। मेरे से हुए ऐसा कोई होने वाला है नहीं कि सरकार को कोई खतरा हो। राजस्थान में सरकार को कोई खतरा नहीं है। इस प्रकार की न्यूज आती रहती है, जाती रहती है, समय बदलता रहता है। लंबे वक्त से सीएम अशोक गहलोत से नाराज चल रहे विधायक भंवरलाल शर्मा का ये बयान मरुधरा की बदलती सियासत का एक संकेत मात्र है। संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार के लिए चल रहे 10 महीने के इंतजार पर फिर से चुप्पी भारी दिख रही है। कोई भी कुछ खुलकर तो नहीं कह रहा, लेकिन इशारों में एक दूसरे की नीति और नियत पर सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस की महासचिव और मंडावा से कांग्रेस विधायक रीटा चौधरी ने किसी का नाम लिए बगैर पार्टी के असंतुष्ट लोगों पर तंज कसा। इस टाइम पर मैं समझती हूँ कि हम लोग अगर इस तरीके की बात अलग अलग ग्रुपों में बंटकर, चाहे वो आम कार्यकर्ता हो, चाहे वो विधायकगण हो, इस समय हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि हम मुख्यमंत्री जी की मदद करें। सब लोग मिलकर यहाँ की राजस्थान की जनता की मदद करें। इस महामारी से हम लोग कैसे बच सकते हैं। प्रदेश में कोरोना के हालात संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार रोकने के लिए सबसे मजबूत तर्क के रूप में सामने आया है, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी सियासत बीजेपी को मौका देती दिख रही है। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया इसे बड़े नेताओं के बीच बढ़ती दूरी मानते हैं। सरकार होती है तो सब प्रकार के समस्याएं सामने आती है। फिर इनका दोनों का ही 36 का आंकड़ा रहा पहले दिन से लेकर के, और फिर इनके आपस में संबंधों की दूरियों के कारण से ये 36 का आंकड़ा 36 ही रहा, ये 63 नहीं। ये सरकार चलेगी नहीं। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे उस दिन ये सरकार टूटेगी। वहीं विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का दावा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से सरकार पर खतरा बढ़ जाएगा। मुख्यमंत्री जी का यह कहना कि 2 महीने तक किसी से मिलेंगे नहीं, यानी मंत्रिमंडल के विस्तार से मुख्यमंत्री जी बचना चाहते हैं। यह संकेत स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री जी में हिम्मत नहीं है, और विस्तार के बाद क्या हो सकता है, न जाने कब क्या हो जाए। ये ध्येय वाक्य आज भी कांग्रेस की हुकूमत का बना हुआ है। ये तो हुई सियासत की बात। हालांकि कांग्रेस के अंदर संगठन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बेचैनी भले हो, लेकिन इसे लेकर जल्दबाजी होती तो नहीं दिखती। वहीं बीजेपी भले ही कांग्रेस में असंतोष में मौका ढूंढने की कोशिश कर रही हो, लेकिन सच तो ये भी है कि पोस्टर पॉलिटिक्स ने बीजेपी की अंदर की दूरियां भी सामने ला दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वहीं बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने बैठक की, गहलोत सरकार के प्रति अपना समर्थन दोहराया। बैठक में संदीप यादव, राजेंद्र गुढ़ा, जोगिंदर सिंह अवाना, लाखन मीणा शामिल हुए। हालांकि कांग्रेस में आए बसपा विधायकों ने कहा कि सरकार के समर्थन के बाद भी उनके साथ न्याय नहीं हुआ। विधायकों ने यह भी माना कि 2.5 साल का वक्त निकल जाने के बाद अब जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए। विधायकों ने कहा हालांकि सरकार को वफादार और गैर वफादार नेताओं में भेद भी करना चाहिए।
तुमने बचाया और हमने तो मर्ज कर दिया। आज निर्दलीय का और हमारा भी कंपैरिजन नहीं हो सकता कि यहाँ से ऐसे 10-20 लोग चले जाते हैं और फिर तफरी करके वापस आ जाते हैं, फिर उनका स्वागत हो जाता है। ये भी बहुत साहब ने कहा। अशोक गहलोत जी हमारे पहले भी नेता थे, मैं पिछली बार सरकार में था, हम सरकार में उनके साथ तब भी हमारे नेता थे, आज भी हमारे नेता हैं और अशोक गहलोत जी हमारे फ्यूचर में हमारे नेता रहेंगे। जिस तरह पार्टी को हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस की सरकार को स्थिर किया, एक तरफ हम इतना बड़ा त्याग दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जैसा कि गुड्डा साहब ने कहा कि हम लोगों को दूसरी निगाह से देखा जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जरूरत है असली और नकली की कि कौन खराब समय में आपके साथ रहा, कौन खराब समय में आपके खिलाफ रहा, कौन पार्टी का सच्चा सिपाही है और कौन पार्टी का वफादार नहीं है। उस सब चीज को पहचानने की आवश्यकता है। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय है, हमने पहले भी कहा था और आज भी हम कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो चाहेंगे वो स्वयं उनके ऊपर निर्भर करता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना। अगर हम 10 और 6 लोग नहीं होते, 19 लोगों के जाने के बाद तो बहुमत तो खत्म हो ही गया था। तो उन लोगों की वजह से तो सरकार गिर चुकी थी। वो बार बार एक बात कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुना। किन कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं? आपकी मेहनत की वजह से सरकार नहीं बनी, सरकार हम लोगों की वजह से बची है। आपने सरकार बनने के बाद भी बिगाड़ दी सरकार। आज जो ये हम सब लोग जो साथी हमारे हैं निर्दलीय और हम लोगों ने सरकार बचाई है, तो उनको कोई हक नहीं है, हाईकमान को उनकी बात नहीं सुननी चाहिए। जिन लोगों ने सरकार बचाई, जो सरकार के साथ खड़े रहे, उन्हें इनाम मिलना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच संवाद हुआ। जोधपुर के NH 25 पर एलिवेटेड कॉरिडोर के संबंध में ये बैठक बुलाई गई थी। वीसी के जरिए दोनों जुड़े, बातचीत की। इस दौरान जोधपुर से कई अधिकारी भी बैठक में जुड़े। कॉरिडोर को लेकर सीएम ने कुछ अहम सुझाव केंद्रीय मंत्री को दिए हैं। बैठक के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया और जानकारी दी। क्या कुछ हुआ बैठक में, सीएम ने ट्वीट कर लिखा, जोधपुर शहर की वर्तमान आबादी, यातायात के दबाव, औद्योगिक विस्तार एवं भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए एलिवेटेड रोड का निर्माण अति आवश्यक है। यह एलिवेटेड रोड जोधपुर शहर से गुजर रहे 3 राष्ट्रीय राजमार्गों को आपस में जोड़ेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी के साथ वीसी से आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में चर्चा करते हुए आग्रह किया कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय प्रस्तावित 9.5 किलोमीटर की इस एलिवेटेड रोड परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जल्द तैयार करवाकर इस पर काम शुरू करे। दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे के नौगामा सीकरी सड़क के क्रॉसिंग पर इंटरचेंज के निर्माण की स्वीकृति देने, राजस्थान रिफाइनरी के निर्माण के दृष्टिगत जोधपुर से पचपदरा 6 लेन सड़क स्वीकृत करने, जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे, बरबिलाड़ा हाईवे के अधूरे कार्यों को जल्द पूरा किए जाने की भी मांग रखी। गहलोत सरकार ने राजस्थान वित्त निगम ने कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और प्रदेश व्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर विषम आर्थिक परिस्थितियों से गुजर रहे प्रदेश के उद्यमियों को ऋणों के मूलधन की मासिक या त्रैमासिक किश्तों की अदायगी में राहत देने का निर्णय लिया है। इसके लिए निगम ने ऋण किश्त भुगतान के स्केड्यूल में शिथिलता देने के लिए परिपत्र भी जारी कर दिया। निगम द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार औद्योगिक इकाइयों के लिए साल 2021 के जून, जुलाई और अगस्त महीनों में देय मूलधन की EMI और त्रैमासिक किश्तों को स्थगित किया गया है। विलंबित की गई किश्तें ऋण के पुनर्भुगतान की अंतिम तिथि के बाद देय होगी और भुगतान स्केड्यूल तदनुसार पुनर्निर्धारित किया जाएगा। निगम से ऋण प्राप्त औद्योगिक इकाइयों के लिए मूलधन की अगली नियमित किश्त 1 सितंबर 2021 को देय होगी। प्रदेश बीजेपी के नए पोस्टर होर्डिंग से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तस्वीर गायब है। इसके बाद पार्टी में एक बार फिर खेमेबाजी चरम पर है। वसुंधरा राजे खेमे के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने कहा कि राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी है और बीजेपी ही वसुंधरा है। वसुंधरा राजे के बिना बीजेपी का चुनाव जीतना सपने जैसा है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को आने वाले वक्त में विचार कर वसुंधरा राजे को ही प्रोजेक्ट करना होगा, वरना बीजेपी की जीत का सपना कभी पूरा नहीं होगा। भी कहें राजस्थान में वसुंधरा ही भाजपा और भाजपा ही वसुंधरा। वसुंधरा जी का कोई विकल्प अभी तक हुआ नहीं और आने वाले टाइम में पार्टी हाई कमान को विचार करके वसुंधरा जी को ही प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो सरकार में आना, सत्ता में आना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सपना होगा। वसुंधरा जी के बिना राजस्थान अधूरा। सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह कमेटी अजमेर के सालाना चुनाव में अमीन पठान को फिर अध्यक्ष चुन लिया गया है। वहीं वाइस प्रेसिडेंट के लिए मुनव्वर खान को चुना गया है। दिल्ली में साकेत स्थित सेंट्रल वक्फ कार्यालय में सर्वसम्मति से चुने गए दोनों पदाधिकारियों का दरगाह कमेटी सदस्यों ने स्वागत किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बधाई भी दी है। नकवी ने उम्मीद जताई कि जिस तरह दरगाह कमेटी काम करती आई है वैसे ही काम करेगी और जायरीनों और दरगाह विकास के नए आयाम लिखेगी। और अब जान लीजिए राजस्थान में कोरोना अपडेट्स। राजस्थान में संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगा है। आंकड़े इसी की गवाही दे रहे हैं। बीते 24 घंटे के आंकड़े क्या कह रहे हैं वो जान लीजिए। 172 नए कोरोना केसेस बीते 24 घंटे में दर्ज हुए हैं और 14 मरीजों की इसी वक्फे में मौत हुई है। रिकवर्ड केसेस 1006 रहे हैं बीते 24 घंटे के और इस तरह एक्टिव केसेस प्रदेश में अब घटकर 5619 हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर बीते 24 घंटे में जितनी जांचें हुई हैं उसका जो निचोड़ रहा है, नए केसेस की संख्या 200 से कम हुई है। एक दिन में आखिरी बार 200 के नीचे का आंकड़ा बहुत दिनों पहले आया था। 14 मरीजों ने बीते 24 घंटे में अब दम तोड़ा है। 1006 मरीज ऐसे रहे हैं जो रिकवर हुए हैं और इनमें से अधिकांश को डिस्चार्ज भी किया गया है। कुल मिलाकर अब प्रदेश में जो एक्टिव केसेस हैं वो 6000 से नीचे आ चुके हैं। 5619 एक्टिव केसेस हैं, यानी 5619 ऐसे कोरोना पेशेंट्स हैं जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। जो नए केसेस आ रहे हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो संख्या 18,000 को पार कर चुकी थी आज वो 200 के नीचे आई है और ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना पर जो ब्रेक लगा है और जिस तरह से हम अनलॉक के फेजेस से गुजर रहे हैं, एक बार फिर लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका लगातार बनी हुई है और ऐसे में तैयारियां हर स्तर पर की जा रही है, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाने की ज़रूरत है। कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन करते रहने की ज़रूरत है। अभी हम राहत की सांस नहीं ले सकते। महामारी से लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। ये बात ज़रूर है कि उस पर कंट्रोल पाने के मोर्चे पर काफ़ी हद तक सफलता मरुधरा ने हासिल की है। बीते 24 घंटे के आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और अब बात करते हैं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की। कोरोना की दूसरी लहर के खौफ से जिस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की तब कालाबाजारी चल रही थी, अब ये मशीन अस्पतालों में इस्तेमाल योग्य नहीं मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो ऑक्सीजन की गंभीर कमी के वक्त ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन का इस्तेमाल जोखिम भरा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच ऑक्सीजन की किल्लत में जिस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की डिमांड हाई थी, अब वही मशीन अस्पतालों में बोझ बनती जा रही है। ये 94 से लेकर 85 तक तो अच्छा इफेक्टिव है कि जितनी ऑक्सीजन चाहिए तो वो 95% सैचुरेशन है, प्लस प्रेशर को देखते हुए ये 85 तक तो सही काम करती है।
एक्सपर्ट की माने तो ऑक्सीजन की थोड़ी कमी के दौरान तो ये मशीन कारगर है, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से जूझते गंभीर लोगों के लिए इस मशीन का इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। दरअसल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जितना शुद्ध नहीं होता। लिक्विड ऑक्सीजन की शुद्धता 99% होती है, जबकि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शुद्धता 95% होती है। आईसीयू के मरीजों के लिए भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का उपयोग ठीक नहीं है। तो हमें वो प्रेशर जो ऑक्सीजन प्लांट से जो आती है प्योरिटी के साथ, और दूसरा जो परसेंटेज जो इसका जो प्रेशर देना होता है हमें, तो वो प्रेशर कम ज़्यादा हम कर सकते हैं आर्टिफिशियली उस वॉल्व खोलने से, सिलेंडर से जो हम यूज़ करते हैं, तो वो इसमें पॉसिबल नहीं होता। राजसमंद जिले के अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए पिछले 2 महीने में 1000 से अधिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए, तो कुछ भामाशाहों ने दान किए। आलम यह है कि इनमें से कई कंसंट्रेटर की अभी तक पैकिंग भी नहीं खोली गई और इमरजेंसी खत्म होने के बाद इसकी उपयोगिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब लगता है कि ऑक्सीजन लेवल बॉर्डर लाइन पे है, जैसे 90, 88, 91, 92, उस समय में और जहाँ पे टेक्निकल स्टाफ की कमी है, जो कि किसी जो हाई ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेज होती हैं तो उनको लोग मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये आपको कम लेवल वाले ऑक्सीजन के लिए जरूरी है। ये उपकरण अस्पताल पहुँचे 75% से अधिक मरीजों के लिए भी उपयोगी ही नहीं है। वहीं घर पर भी इसके इस्तेमाल से पहले डॉक्टरों की सलाह लेने की बात सामने आ रही है। तो अगर घर में भी किसी के कंसंट्रेटर है तो वो बिना डॉक्टर के सलाह के उपयोग ना करें। भामाशाहों से सनम निवेदन है कि वो कंसंट्रेटर ना। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच अस्पतालों में तैयारी चल रही है। ऐसे में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत गंभीर मरीजों के लिए दूसरी व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। कोरोना मरीजों की सांसों की टूटती डोर को थामने के लिए संजीवनी समझकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए थे, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोरोना मरीजों के लिए ना उपयोगी साबित हो रहे हैं। इनकी उपयोगिता की जगह कई मरीजों के लिए अच्छा होता दूसरे उपकरण खरीदे जाते। अलकेश सनाड, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। और अब बात करते हैं पानी के लिए प्रदर्शन की। आज भी प्रदेश के कई हिस्सों में प्रदर्शन की खबरें सुर्खियां बनी हैं। नागौर शहर में पानी के लिए कोहराम जारी है। लगातार तीसरे दिन महिलाओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। आज फिर ये महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और गुहार लगाई। आज आकाशवाणी इलाके की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और अपने गुस्से का इजहार किया। साथ ही कोटा की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पेयजल की समस्या कई इलाकों में है। पेयजल की किल्लत के विरोध में आज पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में क्षेत्र के लोगों ने उद्योग नगर जलदाय चौकी पर प्रदर्शन किया और व्यवस्था सुचारू करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मटके भी फोड़े। चलिए अब इन खबरों को विस्तार से भी जान लें। सबसे पहले नागौर की खबर की बात कर लेते हैं। यहाँ पानी के लिए जनता त्राहिमाम कर रही है। आज लगातार तीसरा दिन रहा नागौर के लिए जब महिलाएं सड़कों पर उतरी और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। आज भी महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची और अपनी समस्या से प्रशासन को अवगत कराया। आज आकाशवाणी इलाके की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची, अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शनकारी महिलाएं अपनी आपबीती बताते हुए भावुक भी हो गईं। बता दें नागौर शहर के 1 दर्जन से ज्यादा मोहल्लों में 6 महीने से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। इन मोहल्लों की महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं और प्रशासन को अपनी समस्याएं बता रही है, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई खास पहल नहीं की गई है। आकाशवाणी के पीछे जो कच्ची बस्ती और जो आकाशवाणी की पट्टाशुदा कन्वर्सन कॉलोनी है उसमें लगभग 100 घरों की बस्ती है। उसमें पिछले 4 महीने से पानी की सप्लाई नहीं हो रही और हमने ये साहब से कई बार निवेदन करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज अमर जल योजना की लाइन बीते करीबन 3 महीने हो गए, वो भी लाइन नहीं जोड़ी है और पुरानी लाइन है उसमें भी पानी की सप्लाई नहीं है। और कोटा में चंबल नदी किनारे बसे कई इलाकों में भी जल समस्या गहरा रही है। आज पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत के नेतृत्व में लोगों ने उद्योग नगर जलदाय चौकी पर प्रदर्शन किया और व्यवस्था को सुचारू करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने सिंबॉलिक मटके भी फोड़े और आपूर्ति में जलदाय विभाग की लापरवाही को लेकर अपने गुस्से का इजहार किया। भवानी सिंह राजावत ने चेतावनी दी कि 8 दिन के अंदर पेयजल व्यवस्था सुचारू करो
नहीं तो आंदोलन तेज किया जाएगा। साथ ही कहा अधिकारियों के घरों का जो नल कनेक्शन है उसे भी काट देंगे। चंबल में अथाह पानी है, पानी की कोई कमी नहीं है। ये तो हम भाग्यशाली हैं कि चंबल कोटा में है, और चंबल का पानी पूरे कोटा में 24 घंटे आता है, कहीं 12 घंटे आता है। मैंने इस पूरे इलाके में 18 करोड़ की पाइपलाइन बिछाई थी। अब वो पाइपलाइन जो लीकेज होगी, और आजकल नहीं हुई, 1 साल से लीकेज है, और पाइपलाइन लीकेज होने से लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। भरतपुर के गांव सालाबाद के ग्रामीणों ने तहसीलदार को पानी की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। पिछले 20 दिनों से मोटर खराब है, इसके बारे में जलदाय विभाग को सूचना भी दे दी गई, लेकिन मोटर को सही नहीं किया गया। ग्रामीणों को भीषण गर्मी में पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जलदाय विभाग की बेरुखी के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश है। हम ग्राम पंचायत सालाबाद में जो पीएचडी वाटर बॉक्स की तरफ से बड़ा बोर्ड लगाया गया था सरकारी, वो 20 दिन से खराब पड़ा है। ऐसी भीषण गर्मी में पशु एवं आदमी पानी के लिए तरस रहा है। लेडीज़ों को, आदमियों को 1 किलोमीटर तक पानी के लिए जाना पड़ रहा है, पीने के लिए पानी नहीं है। इस संबंध में वाटर बॉक्स के अधिकारियों से मिले कई बार, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आज एसडीओ साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं।